अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। भारत ने पाकिस्तान को नाकाम रियासत और अफगान अमन सबूताज करने के भारतीय ग्रेट डबल गेम पर दोबारा अमल शुरू कर दिया और नक्सल बागियों की तहरीक के मुकाबले में दाइश की पुष्पनाही की कोशिश करने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही केरला कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुपों की निशानदेही कर चुका है। भारत दहशतगर्द ग्रुपों को हमसाय ममालिक खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अब पाकिस्तान को नाकाम रियासत और अफगान अमन को सबूताज करने का भारतीय ग्रेट डबल गेम बेनकाब हो गया है। डबल गेम तो बड़े अरसे से जारी था, मगर 2019 में बाकायदा शुरू हुआ। इब्तिदाई नताइज 2020 में आने का हदफ रखा गया, मगर कोरोना वायरस की वजह से तात्तुल आया। इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। साल 2021 के आगाज के साथ ही मोदी ने ग्रेट डबल गेम पर दोबारा अमल शुरू कर दिया। किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस स्टडीज के उस्ताद अविनाश पलवाल की किताब माई एनिमीज एनिमी में दोहा में अमन सबूताज करने की कोशिशों के लिए भारत और दाइश का गठजोड़ सामने आ गया। किताब के मुताबिक मोदी हुकूमत ने अफगान तालिबान को जाल में फांसने की कोशिश की। अविनाश की किताब में बलोच एंड पश्तून कार्ड का पूरा बाब लिखा गया है। बलोच एंड पश्तून कार्ड भारत की ग्रेट गेम का अहम हिस्सा है। काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमला कराया, जिसका मास्टरमाइंड भारतीय निकला। भारत चाणक्य की पॉलिसी अपनाकर अफगान अमन को हर कीमत पर तबाह करना चाहता है, जबकि पाकिस्तान बार बार कह चुका कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़े हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इस मौजू पर तफसील से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब, आप मारूफ दिफाई तजियाकार हैं। कर्नल साहब, फरमाइए कि जो भारत वैसे तो तवील हम 15 साल की हम रिपोर्ट पूरी देख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी वाज़ेह तौर पर पेश की है, लेकिन जो है ये जो अब सरपरस्ती हो रही है और यह नया ग्रेड गेम जो भारत ने शुरू किया है दाइश की सरपरस्ती का, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। इंडिया को तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ओनली कि 15 सालों से आप देख रहे हैं, बल्कि इस रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो वो कई दहाइयों से आप कह सकते हैं कि दूसरे जो ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं। नहीं सर, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन 15 साल का मैंने इसलिए कहा कि हमारे डीजी एसपीआर ने और फॉरेन मिनिस्टर ने तो 15 साल की तो लम्हा की काफी हद तक रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है कि जनाब ये 15 साल तक भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है करता रहा है। लेकिन ये सिलसिला तो पहले दिन से जारी है और पहले दिन से भारत ने पाकिस्तान का वजूद जो है वो तस्लीम नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपसे इसी तरीके से सब कुछ होता चला आ रहा है और कितनी बदकिस्मती की बात है कि अगर आप ये देखें कि इंडिया की स्पेशली इट इज नॉट ओनली मोदी की बात करें, इससे पहले की भी जो इनकी हुकूमतें रही हैं तो उन्होंने डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्च किया, डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्च किया, अपने अवाम पे टैक्स पेयर्स पे कम पैसा खर्च किया और उसी के साथ इस रीजन के अंदर अगर आप कहा जाए कि जो शिद्दत पसंदी कह लें, आप इसको दहशतगर्दी कह लें, दूसरे ममालिक में मुदाखलत करना, बेसिकली इंडिया ने पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। मतलब आप सोचिए कि एक इतना बड़ा इतनी आबादी के साथ है, इतनी उसका रकबा बड़ा है और उसी के साथ फिर आप समझते हैं कि जहनी तौर पर भी ये माजूर और छोटे लोग हैं और स्पेशली इसमें कर्नल साहब, पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि अफगानिस्तान का अमन जो है दर हकीकत पाकिस्तान का अमन है। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान जो है बयान कर चुका है और अब जो भारत की कोशिश है वो अफगानिस्तान का अमन खराब करना और उसके जरिए जो है पाकिस्तान का अमन खराब करना है। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ऐसी ही सिचुएशन है। और आप ये देखें ना, अजीत डोवल का वहां पर अभी चंद दिन पहले विजिट करना, अच्छा फिर वहां पर उनके जो काउंटर पार्ट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसके से मुहिब के साथ मुलाकात करना, फिर इससे पहले जो है एनडीसी का जो उनका पिछले सरबराह थे उसके साथ मुलाकात करना, अच्छा फिर वो जो उनका नाम है अमरुल्लाह सालेह, तो अमरुल्लाह सालेह ने जिस तरह की ट्वीट किए हैं और ट्वीट को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो एक लिहाज से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमरुल्लाह सालेह की मैं बात कर रहा हूँ अफगानिस्तान के अंदर। एंटी सही जी की हमारी जो डिस्कशन हुई है अजीत डोवल के साथ वो बड़ी फ्रूटफुल रही है, बड़ी यूजफुल थी। हमने दुश्मन को डिस्कस किया है और जब हम इसको फॉलो करते हैं तो बेसिकली दे आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज देयर एनिमी। आप सिर्फ इतना देखें कि आप अफगानिस्तान को एक एवरलास्टिंग पीस प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन के अंदर गया उसको करने के लिए। 29 फरवरी पिछले साल 2020 की हम बात करते हैं, अमेरिका का और फिर आप कहते हैं कि तालिबान का आपस में एग्रीमेंट हुआ।
अब वहां पर क्योंकि आपने इस सारे पिछले ऑलमोस्ट 1.5-2 सालों के अंदर इंडिया को आउट होते हुए देखा अफगानिस्तान से, इंडिया का कोई रोल आपको नजर नहीं आया, पीस प्रोसेस के अंदर भी कोई रोल नजर नहीं आया। समथिंग वेरी स्ट्रेंज, इंडिया इज द ओनली कंट्री कि इसने दुनिया के पीस के लिए किसी जगह पर कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कर्नल साहब, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इस तरफ रोशनी डालें कि दाइश की सरपरस्ती करना और ख़ास तौर पे उन ग्रुपों की सरपरस्ती करना कि जो अफगानिस्तान के अमन के भी खिलाफ हैं और पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसकी अगर थोड़ा सा आप तह तक पहुंचे तो इंडिया के स्टेट एक्टर्स, इंडिया के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स जिसके लिए ये फंड करते रहे, उनको वेपन्स देते रहे, उनके ऑपरेशंस को प्लान करते रहे और फिर उनको एग्जीक्यूशन के अंदर एक लिहाज से जाता रहा। इंडिया रॉ और एनडीएस दोनों मिलकर एक लिहाज से मैं समझता हूँ काम करते रहे। दाइश का जहां तक का आपने तस्करा किया, अब से 1 साल 2 साल पहले की बात है, अब दाइश का किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनते थे कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी प्रेजेंस हो। लेकिन क्योंकि दाइश को आपने मूव आउट होते देखा इराक से, फिर सीरिया से, और उनको बड़ी खबरें थी कि जी उनको एयरलिफ्ट करके दाइश को अफगानिस्तान के अंदर लेकर आया गया है और सर्टली आप कह सकते हैं कि सरकारी सरपरस्ती के अंदर एक लिहाज से उनको लेकर आए हैं। आई वुड सिंपली से कि अफगानिस्तान की सरजमीन को, वहां की सेफ हेवंस को जिस तरीके से इंडिया ने इस्तेमाल किया, जिस तरह उन्होंने अपने सफारत खाने को इस्तेमाल किया, साथ ही उनके डिफरेंट जो आप मुख्तलिफ उनके सेटअप से उनको आपने इस्तेमाल होते हुए देखा और उसको टोटली देखे ना। अफगानिस्तान में यू कैन से इट इज अ वार टोन कंट्री। हकीकत में मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान पिछले 40-41 सालों के अंदर बहुत तबाही और बर्बादी एक लिहाज से आई है और नो इज द टाइम कि जहां पर आप अफगान अवाम के साथ इंडिया वाले, मैं कहता हूं कि अगर उनकी इतनी हमदर्दी थी और तो उनके साथ खड़े होते, बट एक्चुअली ये तो उनको सूट ही नहीं करता। उनको तो सूट करता है कि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह का कोई पीस ना आए। वाई इट इज सो, बिल्कुल आपने ठीक कहा था, अफगानिस्तान के अंदर पीस के आने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन आता है, तो सर्टली वो तो उनको सूट नहीं करता। इस नॉट ओनली अफगानिस्तान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर आप एक्स पाटा की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन सिंध के कुछ इलाके जो हैं उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट आपको बड़ी सीरियस नजर आती है। इंडिया इज द ओनली वन कि जिसको आप कहते हैं कि टेरर को एक्सपोर्ट करता है, इंडिया इज द वन टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। अब तो पिछले 1 साल के अंदर सारी की सारी सिचुएशन बातें एक लिहाज से क्लियर हो गई हैं। ये इंडियन क्रॉनिकल्स की तो बड़ी छोटी चीजें हैं ना, उसी के साथ आप इसको लिंक करके लेके चलें। अब अर्नब गोस्वामी की जिस तरह की बात आई है, रिपब्लिक टीवी की आप बात करें जो उनका एक लिहाज से एमडी है, और उस तरह जो चीजें आउट हुई हैं, तो आपको पता चला बिल्कुल क्लियरली। आप इमेजिन करें इंडियन गवर्नमेंट कहां तक जा सकती है, नरेंद्र मोदी किस हद तक ये शख्स गिर सकता है। अपने 40 सोल्जर्स को उसने मरवा दिया, वाई बिकॉज चंद महीने के बाद इलेक्शन थे एंड दे वांटेड टू विन ओवर द इलेक्शन। बिल्कुल सर, उस पर हम बात करते रहे अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये पूरा जो ड्रामा पुलवामा का हुआ और सारी चीजें जो हैं, लेकिन मैं वापस जो है इसी तरफ जाना चाहूंगा कि जो जिस ग्रेट गेम की बात हो रही है, और अब ग्रेट गेम जो है वो अपनी जमीन के बजाय भारत जो है वो अफगानिस्तान में लड़ना चाह रहा है, और अफगानिस्तान में आप क्या समझते हैं सर इस सिलसिले में उसे किसी दूसरे मुल्क को, खासतौर पे इसराइल की जो है वो क्या सपोर्ट हासिल है, और कैसे जो है इसका अगला हदफ जो है या अगला जो टारगेट है वो क्या हो सकता है सर? मैं इसको 2-3 पहलुओं से मेरा ख्याल है मैं कवर करना चाहूंगा। बिल्कुल इंडिया इजराइल दोनों हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं। इंडिया और इजराइल आपको कश्मीर के अंदर भी इकट्ठे काम कर रहे हैं। जिस तरह की स्ट्रैटेजी आपने फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल को काम करते हुए देखा, लाइक वाइज सेम स्ट्रैटेजी यू फाइंड बेसिकली इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ पर भी इन दोनों का मुश्तरका मफादात एक लिहाज से आते हैं। अच्छा, इसके साथ और देखिए इस वक्त जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है, सर इट इज वेरी फ्रेजाइल कि जी तालिबान अफगान हुकूमत, ये आप स्पेशली तालिबान की बात करते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं अब वो पीस प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं। अभी अशरफ गनी या इनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन जैसे लोगों को तो ये पीस सूट ही नहीं करता, जो वार लॉर्ड्स हैं उनको ये पीस तो सूट नहीं करता। अच्छा, फिर इसी के साथ इंडियंस ने जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि अरबों रुपए जो खर्च किए हैं अब अपने मोल्स के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की जिस तरीके से सरजमीन को प्लान करके चलना चाहते हैं, अब अशरफ गनी को तो ये सब कुछ सूट करता है। वाई इट इज सो, अगर ये सब कुछ होता है, ये प्रॉब्लम होती है, तो सर्टली अब देखें ना जिस तरह की स्टेटमेंट आपने यूनाइटेड स्टेट से आते हुए देखिए, उनका कहना है कि नहीं, ये जो अमन का मुआहदा हुआ है तालिबान के साथ उसको हम रिविजिट करना चाहते हैं, और यही आप कह सकते हैं कि ये ख्वाहिश और उसके पीछे
सर्टनली इंडियन लॉबी जो उसने एक लिहाज से काम किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये सारी बातें इस तरह की हैं कि इंडिया जो है एक तरफ तो आप देखें ना वो पुलिसमैन एरिया का बनने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान को तो उसने कई दहाइयों से अपने मफादात के लिए एक लिहाज से इस्तेमाल किया है। देखे ना, एक वो वक्त था कि जब इंडिया के अंदर आईपीएल के मैचेस होते थे, इंडिया के अंदर हर तरह की तरक्की हो रही थी और पाकिस्तान के अंदर वो सुसाइड बॉम्बिंग और मुख्तलिफ तरह के धमाके कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी और शिद्दत पसंदी और उसी के साथ दहशतगर्दी कौन करा रहा था? इंडिया सर्टनली करा रहा था। अब आप ये देख रहे हैं कि आप सी पैक की तरफ भी बड़ा बेहतरी की तरफ एक लिहाज से जा रहे हैं। सी पैक को भी उन्होंने सैबोटाज करना है, अफगानिस्तान की बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा ये तो वो बातें हैं ना जिसको आप कहते हैं कि इंडिया ये ऐसे चाहता है। इंडिया को आपने पिछले 15-18 सालों के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपकी हुकूमतों फिर लोगों ने जिस तरीके से उनके तमाम मजमूम मकासद को नाकाम किया है, उसी के साथ मैं आपसे कहूंगा ये तो उनकी ख्वाहिश है, उनको सोचने दें, करने दें, एंड दे विल डू इट आल्सो। और हमारा काम सिर्फ इतना हमारे फॉरेन ऑफिस का कि हमने उनको एक्सपोज करना है, बट एट द सेम टाइम we are alhamdulillah far better but we were 15 years back or for that matter 10 years back। आज आप ये कह सकते हैं फेंसिंग का काम इंशाल्लाह इस साल आप मुकम्मल होते हुए देखेंगे। आप कर्नल साहब यहीं आपको मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हम यहीं से आप किसी पॉइंट से जो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब। हम बात कर रहे थे कि भारत किस तरह से ग्रेट डबल गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी निशानदही वाज़ेह तौर पे सामने हो गई है। और दुनिया के बहुत से जो इदारे हैं, मैगजीन्स हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे भारत की दहशतगर्दी के हवाले से ख़ास तौर पे पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर लिखा है, इसको बयान किया है। कर्नल असद महमूद साहब फरमाइए कि दुनिया इसको आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई समझ रही है भारत किस तरह से दहशतगर्दी कर रहा है, और जहां वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता रहा है पिछले कई सालों से, वहीं अब खासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश की सरपरस्ती हो रही है, वहां जो पैसा फराहम हो रहा है, वहां जो असला फराहम हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वहां से हो रही है, उस पर आप क्या समझते हैं कि दुनिया क्या खामोश है, बोल रही है, या पाकिस्तान ये केस जो है कैसे आगे पेश कर रहा है? ऑलराइट, मैं बिफोर आई टेक ऑन योर क्वेश्चन, मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था बिफोर द ब्रेक, उस पर मैंने कहा था कि ईरान के साथ भी जो आपकी 909 किलोमीटर की बॉर्डर है उसको भी आप फेंसिंग के अंदर जा रहे हैं। इस साल के एंड तक इंशाल्लाह ये सारा फेंसिंग का काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी जो मुसल्लह अफवाज, और उसी के साथ फिर वो तमाम दस्ते और स्पेशल फोर्सेस जो कि आपने इस फेंसिंग को मैन करने के लिए की हैं, वो बहुत बेहतर हालत के अंदर होंगे। एंड आई कैन सिंपली से कि द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल जो कि पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से आना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने, चाहे वो जो एक्स फाटा की मैं बात करता हूं, वहां पे जिस तरह के इकदाम किए हैं, 200 अरब रुपया तो से ज्यादा तो इस साल हम खर्च कर रहे हैं। वाई? बिकॉज वहां लोगों को रोजगार मिले, वहां बहुत बेहतर इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हालात आप देखेंगे। अब दूसरी बात आती है, आपने जो सवाल मेरे से किया, मैं आपसे बताऊं, दुनिया की तो मुजरमाना खामोशी की तो मेरा ख्याल है ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लें, आप फलस्तीन का मामला ले लें, रोहिंग्या का मामला ले लें, क्योंकि मुस्लिम जहां भी आते हैं बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इंडिया जिस पिछले ऑलमोस्ट कोई 1 साल के अंदर वन आफ्टर द अदर जो इवेंट्स हुए, जिस तरह चीजें सामने आई हैं और जिस तरह इंडिया का उसके अंदर इन्वॉल्व होना, और वो दुनिया को कहता कुछ था वो करता कुछ था। इंडियन क्रॉनिकल्स की बात करते हैं, और फॉर दैट मैटर अब तो वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा की बात आप कर लें, एक के बाद एक इंडिया आप वाकये के बाद एक्सपोज होना शुरू हुआ। अब हम यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी एक लिहाज से आती है, एंड आई अप्रिशिएट यू ऑल्सो कि आपने इस प्रोग्राम को ना सिर्फ ये कि लेके चलें, ये आपका चैनल क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। एंड यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज कि हमने इंडिया का वो भयानक चेहरा, वो घिनौना चेहरा सबके सामने लेकर आना है,
वो जो वहां पर इंडियन मुजरिम गवर्नमेंट है और स्पेशली वो जो शैतानी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल असद महमूद साहब। हमारी कोशिश है कि हम फैक्ट्स के ऊपर बात करें, सच्चाई के ऊपर बात करें। मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे जो बातें कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल मैगजीन इस वक्त बयान कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, उसी बुनियाद पर जो हम सवाल उठाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमने ज्वाइन किया है, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनरल साहब फरमाइए कि ये जो डबल ग्रेड गेम की अब बात हो रही है, और वैसे तो हम कोई नई बात नहीं है, अफगानिस्तान के तो तवील अरसे से भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो अफगानिस्तान के जरिए जो है वो भेजी जाए। तो अब जो दाइश की सरपरस्ती वहां पर हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दाइश की सरपरस्ती भारत आज से नहीं कर रहा। ये चंद साल पहले, मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले की बात है कि भारत की 7 कंपनियां इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी कि वो दाइश को, जो इस वक्त सो कॉल्ड खरासान में कह लीजिए, ये मिडिल ईस्ट में सरगर्म थी, इराक में और सीरिया में, उनको बाकायदा असलहा और दूसरी चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। अगर भारत की कुछ कर रहा था, एक तो मैं समझने की बात है कि भारत अकेला इसमें नहीं था, भारत को कहीं ना कहीं से इसकी शय थी, वो कुछ कर रहा था। अब ये पाकिस्तान में भारत चाहता क्या है इस खत्ते में, अगर हम ये क्लियर हो तो मेरे को समझ आ जाएगा। चाहिए भारत के लिए पाकिस्तान नाकाबिल कबूल था, है और हमेशा रहेगा जब तक भारत कायम है, नंबर 1। नंबर 2, भारत को इस चीज का बड़ी शिद्दत से एहसास है कि अगर पाकिस्तान ना बनता, खुदा ना खास्ता, तो नंबर 1 वहां पे ब्राह्मणों की जो सरपरस्ती थी, जो भी इनकी कह लीजिए, वो वहां पे रूल कर रहे होते और हालात बड़े मुख्तलिफ होते। अब इसको अचीव करने के लिए कर क्या रहा है? ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, एक तुम्हारे अंदर से मसले जो सब अच्छी तरह समझते हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन वो आज से इस्तेमाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से अफगानिस्तान की सरजमीन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, सिवाय 3 सालों के, जब पाकिस्तान ने खुलकर अपने अफगान भाइयों की मदद भी की और वहां से सूरत जीवन को निकालने में पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया। 53 में, 57 में बाकायदा अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान पे हमला किया था और भारत की सरपरस्ती के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। भारत का वहां पे हमेशा से ही एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अब जब तालिबान दोबारा अपने आप को रीसर्ट कर रहे हैं और भारत ने उनकी हमेशा से मुखालफत की है, अब उनको लग रहा है कि अफगानिस्तान से तो निकल जाएंगे। अगर अफगानिस्तान सेटल हो गया, पाकिस्तान में अमन हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये दोनों ममालिक, ये खिता जो है, ये मिलकर भारत के लिए वो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी जो भारत शायद उसका तस्वर नहीं कर सकते हम लोग। तो भारत अंदरूनी तौर पे जो उसके मसाइल हैं, आज देखिए उनके लाल किला पर सिखों ने अपना परचम लहरा दिया है, किसानों की जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल हो नहीं रही है। भारत के अंदर से जितने भी सो कॉल्ड जो आजादी की तहरीकें थी उनको जला मिल रही है। हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपने खून का नजराना देकर, अपनी इज्जतों का नजराना देकर, भारत में जो दूसरी अकलियतें थी उनको भी उन्होंने हिम्मत बख्शी है, जिस वजह से भारत को अंदरूनी तौर पर खोखला होता जा रहा है। उसका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे ताकि पाकिस्तान अपने आप को संभाल न सके और खुदा न खास्ता पाकिस्तान इतना कमजोर पड़ जाए कि पाकिस्तान को वो कुछ करना पड़े जो भारत, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से जो भारत को रोका है, बल्कि मैं कहूंगा, और जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो भी दुनिया के सामने भारत के पेश किए हैं। इस सिलसिले में सर ये बताएं कि अभी अमेरिका में जो सदारत की तब्दीली हुई है, जो बाइडन सामने आए हैं, और एक जो डायलॉग का सिलसिला तालिबान के साथ चल रहा था, उस पर भी एक सवालिया निशान जो है उठाया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये तब्दीली ऑफिस के बाद खित्ते में, खासतौर पे हम यूएई में देख रहे हैं या और इर्द गिर्द के ममालिक में देख रहे हैं, इसराइल की मौजूदगी और फिर इसराइल का भारत के साथ होना, तो ये सब चीजें जो हैं अफगानिस्तान को क्या नक्शा आपके सामने पेश कर रही हैं मुस्तकबिल करीब में? देखिए, इस वक्त 3 मजहबी इंतहा पसंद ग्रोह जो है वो इकट्ठे हो गए हुए हैं। आपने भारत का ब्राह्मण ज़ायनिस्ट की बात आपने सुन ली, मैं बताया आपको। जो ज़ायनिज्म के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, और इससे भी बढ़कर बहुत जो खतरनाक है वो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म है। ये जो उनकी बाइबल बैग कह लीजिए, उनको वाइट सुप्रीमेसिस्ट कह लीजिए, जो ट्रंप को निकाला गया तो जब बाइडेन को लेकर आए हैं तो बाइडेन से उन्होंने कुछ काम लेने हैं। नंबर 1 काम ये है उनका कि अगर अफगानिस्तान अमेरिका के हाथ से निकल जाता है तो
तो यहाँ पर चीन और रूस के इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन जाएगा कि फिर अमेरिका को यहाँ पे पहुंच जमाने की जगह नहीं मिलेगी इसकी। तो अफगानिस्तान से जाना नहीं है हमने। इस वक्त भी जब हम ये बात कर रहे हैं, अगरचे ड्रॉ डाउन किया अमेरिका ने, 2500 किलोमीटर ट्रुप्स रह गए हैं, लेकिन चंद बेसिस पर कब्जा है उनका अभी भी, और 25,000 के करीब जो नेटो के फोर्सेज हैं वो भी वहां मौजूद है वहां पे। प्लस इसमें आप जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनको लगा लीजिए, जो सीआई की सो कॉल्ड फौज है। तो अमेरिका वहां से निकलेगा नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना दोबारा उसको कर रहे हैं, तो आप देखिए जब ये पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, सो कॉल्ड ये जो स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने, तो उस वक्त बाकायदा खबरें आई थी, बाद में कंफर्म भी हुआ था कि इजराइल, भारत और एक तीसरी बड़ी कुव्वत ने मिलकर वहां पर ये प्लान किया और ये काम किया था पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश उनकी जारी रहेगी। उनकी कोशिश ये होगी कि तालिबान से ऐसी डील कर ले जो अमेरिका को वहां पर अपने पहुंच जमाने का मौका भी मिल जाए, तालिबान भी खुश हो जाए, और जो दूसरे अनासर है वहां पर अफगानिस्तान में उनको भी जगह मिल जाए। इसलिए आप देखेंगे जो अमेरिका का इस वक्त जो रवैया है ईरान के साथ, ऊपर से जो आपको इतना ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, बीच में उनकी बातचीत चल रही है, उनके ईरान के भी वहां पे स्टेक्स है। तो इसलिए अफगानिस्तान को सेटल होते बहुत वक्त लगेगा। मेरे अफगान भाइयों को जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है, उनको और कुर्बानी शायद देनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यह है कि नंबर 1 अफगानिस्तान सेटल हो, जहां अमन हो। नंबर 2 अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और नंबर 3 ये जो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा है, जो चीन के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और इसके साथ ईरान को लिंक कर रहा है, वस्ती एशिया जो हमारा मिडिल ईस्ट है वहां को लिंक कर रहा है, ये मंसूबा परवान चढ़े। ठीक है, यही वो चीज है जो अमेरिका को पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सर जनरल साहब थोड़ा सा मुझे इजाजत दें, तो टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू बढ़ाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मारूफ दिफाई तज्जियाकार हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना दहशतगर्दी के लिए भारत की जानिब से, और ये सिलसिला पिछले कई सालों से जो है जारी है। लेकिन अभी जो तब्दीली आई है वहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो दाइश की हम बात कर रहे हैं कि उसको जो सरपरस्ती दी जा रही है, पहले भी दी जा रही थी, लेकिन अभी जो एक ग्रेट डबल गेम जो है सामने आया है, तो अब बड़े वाज़े तौर पे पाकिस्तान ने पिछले हम देख रहे हैं कि 5-6 महीनों से जो भारत की जो भी कोशिश है वहां पे हो रही है, जो भी तखरीबी कोशिश हो रही है, उसको पाकिस्तान वाज़े तौर पर आकर बयान कर रहा है। शायद इससे पहले इतना खुलकर जो है वो मीडिया पर DGISPR की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बयान नहीं किया जाता था। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतर स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की कि भारत की खासतौर पर पिछले 15 साल की जो कार्रवाइयां थी उसको भी एक जगह आकर पाकिस्तान ने बयान किया है, और अब जो भारत जो कुछ कर रहा है अफगानिस्तान में उसको भी वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने लाया जा रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उसमें ये बहुत बड़ा मजबूत पाकिस्तान का स्टेप है। ये जो आपका डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है उसको, ये जो पाकिस्तान ने एक डोसियर पेश किया है, दुनिया के सामने बयान किया है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। उसके बाद जो इंडियन क्रॉनिकल्स जो ब्रेक हुए हैं, इससे भी उसको सपोर्ट मिलेगी। और इसके बाद जब देखिए लगातार जो भारत ये काम कर रहा है, जो खबरें आ रही हैं भारत की, वो भी ओवरऑल जो पाकिस्तान का बयानिया है, या मैं समझता हूँ जो भी अमर पसंद मुल्क है उनका बयानिया है कि इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो चीन का एक लेजिटिमेट एक प्रोजेक्ट है उसको तबाह करने के लिए भारत का जो किरदार है वो इंतहाई घिनौना है। नंबर 1। नंबर 2, भारत के अंदर से जो अकलियतें हैं वो भारत से बहुत तंग है, भारत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और नंबर 4, ये जो एक बड़ा इंतहाई खतरनाक किस्म का माइंडसेट है जो फैसिस्ट है टोटली, और इनसे हिटलर ने एक्चुअली इनसे सीखा है, जो भी आप बात करें। तो ये फैसिस्ट माइंडसेट है इनका, ये अब दुनिया को समझ आना शुरू हो गई है। और जो पाकिस्तान के, मैं समझता हूं कि हम हमेशा क्रिटिसाइज तो करते रहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी, अपने हुक्मरानों को भी, लेकिन ये जो एक सस्टेन किस्म की पाकिस्तान की एफर्ट है, ये दुनिया को अभी समझ आना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बरतानिया में बड़े अरसे बाद एक कश्मीर पर बड़ी खुल के डिबेट हुई है, और जिससे भारत को कसूरवार गर्दाना गया है। अब यही डिबेट जो है, जो मीडिया पर अब जो हाउसेज हैं, जहां पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, वहां पर बात क्या निकली है, ये वो चीज है जो पाकिस्तान हमेशा से चाहता था। लेकिन ये सब करने के साथ साथ पाकिस्तान को ये बड़ा अच्छी तरीके से जो हमारे अंदरूनी हालात उनको कंट्रोल करे,
जो अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान ने नजर रखी हुई है, उसके साथ में कौम को भी तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि भारत इस वक्त झलाया हुआ है, इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हो रही, जो भी कुछ कर रहा है उसको उल्टा पड़ रहा है। अब उसके हालात में भारत क्या कर सकता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत दफा कह चुके हैं। मेरा ख्याल है ये हमारे लिए बड़ी अहम चीज है, ये हमें ये समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने हमें लाहौर से ज्वाइन किया और अब हमें कोयटा से ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीब अहमद साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज़ कोयटा के। मुजीब साहब फरमाइए, ये जो डबल ग्रेड गेम की बात हो रही है कि जो खेल रहा है ये गेम भारत अफगानिस्तान में, वैसे तो पिछले कई सालों से अफगानिस्तान के अमन को भी खराब कर रहा है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रहा है भारत, लेकिन अब जो बात हो रही है कि दाइश की सरपरस्ती और उसके जरिए अफगानिस्तान का अमन भी खराब करना और फिर उसके बाद पाकिस्तान का भी, इस सिलसिले में बलोचिस्तान बहुत अहम है, बलोचिस्तान भी और KPK भी, लेकिन बलोचिस्तान पे ज्यादा जो बात की जाती है, आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं या पाकिस्तान ने जो निशानदेही की है पिछले कुछ महीनों से वाज़ेह तौर पे जो सबूत पेश किए भारत की दहशतगर्दी के और जो बाढ़ लग रही है इस वक्त बॉर्डर पे, उससे पाकिस्तान इस दहशतगर्दी को किस हद तक रोक पाएगा? जी रिजवान, ऐसा है कि जो ग्रेट गेम भारत ने अब शुरू किया है वो पहले सिर्फ महदूद था पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों तक, लेकिन जब से अमेरिका और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हुई और ऐसा महसूस होने लगा कि अब अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, तो वो भारत के मफाद में किसी सूरत नहीं है। अगर वहां पे अमन आ जाएगा और वहां पे अवामी नुमाइंदगी के तहत हुकूमत बनती है तो पश्तून डोमिनेट करेंगे और लाजमी तौर पे तालिबान जीतेंगे, और अगर तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत बना लेते हैं तो भारत के रास्ते जाएंगे, फिर वो दहशतगर्दी नहीं करा सकेगा पाकिस्तान में और वो मतलूबा मकासद हासिल नहीं कर सकेगा। अब उसने ये तरीका ढूंढा है कि पहले अफगानिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए और उसके लिए उसने दाइश का सहारा लिया। बलोचिस्तान में पहले वो अलहदगी पसंद ग्रुपों की हिमायत करता रहा, जिसमें कलअदम, BLF, BRA, BLA, इनके जरिए मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी होती रही, और जब उसने देखा कि अब इनकी ग्रुपों की वो हिमायत नहीं रही बलोचिस्तान के अंदर, वो असर रसूख नहीं रहा, तो उसने फिर दूसरा पत्ता खेला है। पहले वो यूज करता रहा TTP को अपने मकासद के लिए, अब दाइश को इस्तेमाल करना शुरू किया और इसके लिए उसने कार्रवाई की। मच में हालिया कार्रवाई हुई जहां पे मच में कारकुनों को शहीद किया गया और इस मकसद के लिए दाइश को इस्तेमाल किया गया। दाइश के हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं, उसके लोग वहां पर हैं और इसी तरह उसके स्प्लिंटर ग्रुप यहाँ पे भी काम करते हैं। यहाँ पे उसके सहूलतकार मौजूद हैं जिनको वो पैसे देके काम कराते हैं। जहां तक बाढ़ लगाने का सवाल है तो बलूचिस्तान से जो मुल्क अफगान बॉर्डर है वहां पे बाढ़ लगाने का काम तकरीबन 85% मुकम्मल हो चुका है, जबकि ईरान वाली साइड पे अभी काम जारी है। बाढ़ लगाने से ये तो जरूर होगा कि वहां से दहशतगर्दी यहाँ नहीं आ सकेंगे, उनकी बराह रास्त कार्रवाइयां बराह रास्त नहीं हो सकेंगी, लेकिन यहाँ पे जो उनके ग्रुप मौजूद है जिनको वो पैसा देके काम कराते हैं वो बहरहाल मौजूद हैं। अब मसला है इस दहशतगर्दी को रोकने का, तो इसके लिए जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल सप्लाई लाइन कट की जाए, जिसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी और जो हमारी हुकूमत है वो कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन वो इतनी मौसर अभी तक नहीं हो सकी क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस इन ग्रुपों को मिल रही है जो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनकी सप्लाई लाइन फाइनेंशियल कट जाए। इसमें मुजीब भाई जरा ये फरमाएं कि जो भारत तो सरपरस्ती कर ही रहा है दाइश की, लेकिन उसे आप क्या समझते हैं कि इसराइल की और दुनिया की जो मुख्तलिफ ताकतों की सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि एक ग्रेट गेम ओवरऑल भी जो है चल रहा है इस खित्ते के अंदर, तो उससे भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो ऑक्सीजन मिल रही है इस दहशतगर्दी को? जी बिल्कुल, इसराइल की बात तो बाद में करेंगे, पहले सबसे पहले देखें अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा असर रसूख अमेरिका का है। उसकी अमलन मर्जी के बगैर भारत इस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकता, भारत इस तरह दाइश को सपोर्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अमेरिका की मर्जी इसमें शामिल है। जब अमेरिका की रजामंदी शामिल है तो इसका मतलब है इसराइल भी बीच में इन्वॉल्व हो गया और वो भी पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। ये रास्ता इसी तरह बनेगा कि अफगानिस्तान पे पहले कंट्रोल लिया जाए, फिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए और फिर ईरान तक ये रसाई हासिल किया जाए, क्योंकि इसराइल का टारगेट ईरान है तो उसकी वजह से अमेरिका का भी टारगेट ईरान बनता है
और उसका जरिया शायद हम बनने जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत जो कुछ भी कर रहा है वो अमरीकी असर रसूख के जेर असर ही कर रहा है। अब भारत ने जो कैंप्स बना रखे हैं दहशतगर्दों के, चाहे वो कलदम अलहदगी पसंद तंजीमों के हों, दाइश के हों या टीटीपी के हों, उनसे अमेरिका बखूबी वाकिफ है। अगर उसकी मर्जी ना हो तो ये किसी तरह इस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकते। अगर अमेरिका एक दिन ये सोच ले कि उसने इसमें वेरी क्विक मुजीब भाई जरा ये फरमाएं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें अब कॉलम आ रहे हैं। अब तो बड़ी तफसील हो गई उसकी, हम शायद इतने नाम भी नहीं ले सकते। तो कुछ इसमें वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, मुख्तलिफ इदारे खासतौर पर अमेरिका के अंदर कुछ रोल अदा कर सकते हैं कि भारत को जो रोका जा सके उसकी दहशतगर्दी के जो अज़ाइम है उनसे। देखिए, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है उन मुल्कों के लिए जो जरा कमजोर हैं या इक़्तिसादी तौर पे मजबूत नहीं है। जो ताकतवर मुल्क है, चाहे वो इसराइल हो या अमेरिका हो या भारत हो, इनमें जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं या ये लोग जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हैं उसके खिलाफ इतनी मौसर आवाज अब भी नहीं उठ रही। अगर वो उठनी शुरू हो जाए, अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तालिबान की आड़ में बेगुनाह लोगों को भी निशाना बनाया जाता है, उन पर भी बमबारी की जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। भारत आसाम में, कश्मीर में, नागालैंड में और दीगर इलाकों में जो कुछ कर रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उस तरह आवाज नहीं उठ रही। जबकि हमें टारगेट किया जाता है खसूसन पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में कि यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है बलूचिस्तान में, वो लोगों को उस तरह डील भी कर रही है। लोगों में नाराजगी है, पॉलिसीज से इख्तलाफात हैं, मगर इतने भी हालात खराब नहीं है जितने कश्मीर में या दीगर इलाकों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और केस जो है इस वक्त बहुत मजबूत है। भारत की जानिब से की जाने वाले दहशतगर्दी के सबूत भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ इदारों ने इस पर वाज़ेह तौर पर पिछले हम देख रहे हैं 3 महीनों के अंदर बात भी की है। अब पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि दुनिया भर में अपना ये केस जो है ज़बरदस्त अंदाज में पेश करे, ताकि भारत के ऊपर जो है वो एक प्रेशर डाला जाए और उस प्रेशर के तहत जो है उसको कंट्रोल किया जाए कि वो जो दहशतगर्दी कर रहा है या दहशतगर्दी के जो अज़ाइम ख़ास तौर पर उसके अफगानिस्तान के जरिए हैं या अफगानिस्तान में हैं या अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में, उसको रोका जा सके। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हम तरफ।